Hello guys, welcome to lecture number 5. In last class, just a minute, I forgot to connect my mic. In last class, we were studying section 156, section 156, and section 156 said police officers' power to investigate cognizable case. One thing that we studied was the difference between section 156 subsection 3 and 2021. I rewatched that video and I realized हो सकता है उस चीज़ को मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ. That's what I'm going to do. और फिर हम 156 में थोड़ा बहुत और कुछ बचा हुआ है उसको हम खत्म करेंगे एंड विल मूव अहेड. सुनना, हमने इतनी बात कर ली थी कि 156 202 को डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी डिफरेंस समझो. हम ये कह रहे हैं कि 156 सबसेक्शन 3 को पहले पहले माना जाता था स्ट्रिक्टली पोस्ट कॉग्निजेंस कैटेगरी में इसको डाला जाता था. सॉरी, नहीं, प्री, राइट, प्री कॉग्निजेंस. एंड 2021 को पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में डाला जाता है. आई एम रियली सॉरी इफ यू कैन हियर सम नॉइज, बट अगर आवाज आपको आ रही है, ये भी भगवान की प्राणी है, ये आवाज भी आए तो कोई दिक्कत नहीं. द थिंग इज 156 सबसेक्शन 3 को प्री कॉग्निजेंस और 202 सबसेक्शन 1 को पोस्ट कॉग्निजेंस. एंड आफ्टर हरी भाई केस इन 2019 ये तय हुआ कि पोस्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद भी अगर एडिशनल एविडेंसेस की जरूरत है तो मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं. और मैंने थोड़े बहुत डिफरेंसेस बताए थे कि यहाँ की इन्वेस्टिगेशन में और 202 की इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है. यहाँ हमने कहा था कि पुलिस वाला भी अरेस्ट वगैरह बड़े आराम से कर सकता है, यहाँ पर नहीं कर सकता. इस इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है, जो एम है, दैट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस. पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इस इन्वेस्टिगेशन का एम है जो एविडेंसेस कलेक्ट हो चुके हैं, वेदर दे आर सफिशिएंट इनफ टू मूव अहेड. यहाँ मजिस्ट्रेट साहब या तो खुद इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं. तो जो ऑलरेडी एविडेंसेस कलेक्ट हो चुके हैं उन पर आगे बढ़ा जाए, कॉग्निजेंस ली जाए या न ली जाए. I'll read one para for you. Just keep listening to me. If you want to write it down, pause the video, write it down, or we'll again read it when you will study 202 with me, if you stay in this journey. Now it says, I'm talking about 202. This section provides that magistrate on receipt of a complaint which he is authorized to take cognizance of or which had been made over to him under section 192. यहाँ से स्टार्ट कहानी. May instead of taking cognizance postpone the issue of process against the accused. यानी या तो वो cognizance ले लें मजिस्ट्रेट साहब, इश्यू ऑफ प्रोसेस कर दें, अक्यूज को समन भेज दें, या फिर पोस्टपोन कर दें इश्यू ऑफ प्रोसेस. अक्यूज को समन्स वगैरह भेजना पोस्टपोन कर दें. पोस्टपोन द इश्यू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज एंड ईदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय सच अदर पर्सन एज ही थिंक्स फिट. यानी या तो पुलिस ऑफिसर या फिर किसी और के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है, किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा भी कराई जा सकती है, for the purpose of deciding whether or not, ये important है, for the purpose of deciding, the purpose of investigation under 2021, deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding. यहाँ का पर्पस क्या है? whether or not there is
ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। समझे? जो ऑलरेडी एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, और अगर नहीं है एविडेंसेस, एडिशनल एविडेंस की जरूरत है और मजिस्ट्रेट साहब को लगता है, तो फिर वे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। ये हरिभाई के केस के बाद आ गया। यानी पोस्ट कॉग्निजेंस में भी 156 सबसेक्शन 3 को यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, नाउ one more thing in this, I guess मैंने ये बता दिया था, but if question comes कि ये further investigation, we are coming back to 156 हम पढ़ रहे थे अभी। तो if question comes कि भाई further investigation order तो कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, but can he control it as well? नहीं, कंट्रोल वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। And another thing is, just read this subsection 3. Any magistrate empowered under section 190 may order such as investigation as above mentioned. ठीक है, as above mentioned, और above mentioned क्या है? वन में पढ़ो, any officer in charge of a police station may without the order of a magistrate. Any officer in charge of police station, OIC की बात हो रही है कि भाई officer in charge of police station may without the order of magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मजिस्ट्रेट साहब जो ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो किसको करेंगे? किसी भी ऑफिसर को कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ही विल बी ऑर्डरिंग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, क्योंकि वहाँ लिखा है एज अबव मेंशन्ड। तो इसके सुपीरियर ऑफिसर को किसी को नहीं कह सकते कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। तो इसीलिए क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन? नो, ही कैन नॉट कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन, ही कैन ओनली ऑर्डर इट टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। बट क्या कोई सुपीरियर ऑफिसर कर नहीं सकता इन्वेस्टिगेशन? ऐसा कुछ है क्या कि ऑफिसर इंचार्ज ही पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ही इन्वेस्टिगेशन करेगा? क्या कोई सुपीरियर ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? हाँ, तो कर सकता है। इसके लिए एक बार जरा सेक्शन 36 ओपन कर लीजिए। सेक्शन 36 ओपन कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। मैं पढ़ रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर्स superior in rank to an officer in charge of police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. May exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as exercised by such officer in charge. यानी खुद चाहे superior officer तो investigation कर सकते हैं। That's the main point I wanted to convey. Okay, and then एक केस के बारे में लिखिए। We are almost on the verge of completing this section 156. एक केस आया साकिरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आई होप आपने ये सब अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया है, आप करते जा रहे हैं। Some things that I speak are very much more important than the things I write. I cannot write every and each and everything. चलिए, so in this case, the question that was raised was whether request by complainant, Sakri Basu versus State of UP 2008, whether request by complainant, informant under section 156 subsection 3 can it be treated as a complaint or not? क्या इसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है और नॉट? ठीक है, देखो भाई, कंप्लेंट की तरह ट्रीट करोगे तो सेक्शन 190 के अंदर निकालो, 190 निकालो, सब सेक्शन 190 के अंदर कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा। लेट्स सी व्हाट डज 190 से। देखो पढ़ो 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। अब
इसमें पहला ही पॉइंट है, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। तो ये बोला जा रहा है कि क्या वेदर द रिक्वेस्ट बाय कंप्लेनेंट or informant under section 156 subsection 3 can it be treated as a complaint or not। तो अब ये मजिस्ट्रेट साहब की इच्छा के ऊपर है। इसका उत्तर बड़ा आसान सा है कि मजिस्ट्रेट साहब की इच्छा के ऊपर है कि इसको एज अ कंप्लेंट लेना है या फिर पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना है। कंप्लेंट ले लिया तो खुद ही कॉग्निस ले लेंगे इस बात का, आगे बढ़ जाएंगे, फिर उनके ऊपर प्रोसेस इशू कर दे, सीधा प्रोसेस ही इशू कर दे, ठीक है। अदरवाइज यानी अक्यूज को बुला लें या फिर पहले पुलिस वालों को बोले कि जाओ इस पर इन्वेस्टिगेशन करो। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट डिड द कोर्ट से। The court said, once the magistrate receives a request in subsection 3 of section 156, then he has got option of treating this as complaint, and if it is so, he can initiate process in section 190 subsection 1 clause A, यानी यही जो अभी हमने पढ़ा है। And another option which he has is that he can direct an investigation under section 156 subsection 3। समझ गए मेरी बात। तो दो ऑप्शन है मजिस्ट्रेट साहब के पास। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि या तो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत वो क्या ले लें, कॉग्निजेंस ले लें, ठीक है, इसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट करके, या फिर वो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं किसको, टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अच्छा, टेल मी वन थिंग इफ यू रिमेंबर, लेट्स सी इफ यू रिमेंबर, बताइए जरा कंप्लेंट कहाँ डिफाइंड है, कंप्लेंट के बारे में कौन से क्लॉज में, सेक्शन 2 कहाँ बात की गई थी। आई गेस इट वाज डी, राइट। क्या कहा गया था वहाँ, कंप्लेंट क्या कहा गया था? हमने कहा था कंप्लेंट कैन बी ओरली और मेड और इट कैन बी रिटर्न विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन। जरा निकालिए क्या था। It said, I guess, any allegation made orally or written in writing to a magistrate with a view to taking his action। कंप्लेंट का ये हिस्सा याद रखिएगा, इनके हिसाब से कोई पूछ लगे कंप्लेंट और रिक्वेस्ट में भी अंतर क्या है। So you make a complaint with the intention, with the view that magistrate साहब will take action, that some person whether unknown or unknown has committed an offence but does not include a police report। Okay, तो चलिए इतनी बात हमने की। लेट्स मूव अहेड। आई होप हमने समझ लिया, सेक्शन 36 का रेफरेंस समझ लिया, सेक्शन 190 का रेफरेंस समझ लिया, पढ़ेंगे हम उनको भी। सेक्शन 156 के बाद सेक्शन 157 पे आइए। सेक्शन 157, उम्मीद है आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। डू लेट मी नो इफ यू कैन कि आप ये लेक्चर्स कितना अच्छे से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं अपनी क्वेरीज में डाउट्स, इन केस एनीथिंग एल्स डू ड्रॉप योर कमेंट्स। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 157, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। आज की क्लास में देखो बहुत बढ़िया चीज़ें पढ़ने वाले हो, मतलब बहुत ही बढ़िया। 161 के बयान क्या होते हैं। अगर आप में से जो लोग कोर्ट गए हैं, once I was in district sessions court and I was learning from the bail applications that were coming up and some other things, तो कैसे 161 के बयानों पे बड़ा फोकस किया जा रहा था, कैसे FIR और 161 को बार बार रेफर किया जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम पर। I could see advocates shouting, even the prosecuting officer was also shouting, sir 161 में ये है, ये है, ये। 161 के बयान 161 पढ़ोगे, 162 पढ़ोगे, क्या प्रोहिबिशन है 162 में, 161 के स्टेटमेंट्स पर, बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ने में। आ जाओ 157 पे आ जाओ। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, हम यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। Really sorry. Procedure for investigation. If from information received or otherwise
if from information received or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect, या तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिली है और अदरवाइज मतलब इट इंक्लूड सुओ मोटो, खुद से हो सकता है पुलिस ऑफिसर को खुद से दिखा हो कि कोई क्राइम हो रहा है, सो इट इंक्लूड सुओ मोटो एज वेल. So if from information received or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report. Empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf. देखिए क्या कहा जा रहा है, from information received or otherwise an officer in charge of police station क्या करेंगे, ये send a report to, he will send a report to magistrate. Mind it, this report is about FIR, occurrence report. ओके, अभी तक पुलिस रिपोर्ट नहीं बनी है साहब, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी. दिस इज नॉट द पुलिस रिपोर्ट विच सेक्शन 172 73 दो सेक्शंस टॉक अबाउट. सो अपॉन अ पुलिस विल सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम, एंड कैसे forthwith सेंड रिपोर्ट इमीडिएटली, तुरंत रिपोर्ट भेजी जाएगी टू मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person. और उसके बाद या तो ये खुद चले जाएंगे या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेज देंगे उस स्पॉट पर टू प्रोसीड टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो दिए रखे. क्या प्रोवाइजो है साहब? When information as to the commission of any such offence is given against any person by name, named information अगर है, information जो है named है, नाम बता रखा है informant ने, named information, and the case is not of a serious nature, और केस जो है सीरियस नेचर का है ही नहीं, केस सीरियस नेचर का है ही नहीं. The officer in charge of police station need not proceed in person nor depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. इस केस में OIC को जाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने सबऑर्डिनेट को सेंड करने. And B says, if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering or investigation, कोई sufficient ground है ही नहीं, no sufficient ground, कोई sufficient ground है ही नहीं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, he shall not investigate the case. पर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि भाई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, लेकिन साथ साथ उसको इन्फॉर्मेंट को बताना पड़ेगा, साथ उसको इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट ताकि वो अपना और एक्शंस ले सके. इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट, देखो पीछे लिखा हुआ है बात, सब सेक्शन 2 में लिखी हुई है बात. इन द केस मेंशन्ड इन क्लॉज बी ऑफ द सेड प्रोविजो, द ऑफिसर शैल आल्सो forthwith notify to the informant if any the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated. So remember this. 157 subsection 2 talks about this.
ओके, तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में क्या कहा जा रहा है कि भाई प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन में बोला जा रहा है कि फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट भेजेंगे मजिस्ट्रेट साहब को। कैसे भेजेंगे? फोर्थ विद सेंड करेंगे, इमीडिएटली सेंड करेंगे। एक एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेंड करेंगे या अकरेंस रिपोर्ट सेंड करेंगे। एंड उसके बाद जो ओआईसी है या तो वो खुद या फिर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को स्पॉट पर भेज देंगे टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन एक प्रोवाइजो दे रखा है कि अगर नेम्ड इन्फॉर्मेशन है और सीरियस नेचर नहीं है ऑफेंस का तो ओआईसी को जाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को सेंड करने की जरूरत है। एंड इफ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट, ही फील्स देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट, देन ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इस केस में इन्फॉर्म कर देगा इन्फॉर्मेंट को कि भाई मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट इन्फॉर्मेंट कैन टेक हिज फर्दर एक्शंस। Let's move to 158. I hope you got this. What is 157? Procedure for investigation. 158. Report how submitted. Report how submitted. This is easy peasy section. Every report sent to a magistrate under section 157 shall, if the state government directs, be submitted to the through such a superior officer of police as the state government. Okay, तो भाई जो रिपोर्ट जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास, लिखा है सुपीरियर ऑफिसर द्वारा जाएगी, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर वही नहीं जाएंगे, किसे भेजेंगे वो? सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव सच इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो एसएचओ साहब को बोल देंगे, ओआईसी को बोल देंगे कि आप जो है लेके जाइए मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, ये रिपोर्ट दे आइए। ठीक। सेक्शन 159, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। Okay, what does section 159 says? Section 159, power to hold investigation or preliminary inquiry. Such magistrate on receiving such report, देखो 157 में कहा गया कि रिपोर्ट भेजी जाएगी, 158 में कैसे भेजी जाएगी, 159 में आ गई है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? तो लिखा है ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे भाई? चार चीजें कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट हैज फोर ऑप्शंस। मजिस्ट्रेट हैज फोर ऑप्शंस। कौन कौन से? मे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, तो पहला तो यही है, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। दूसरा लिखा है और इफ यू थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड, आगे बढ़ जाए भाई। ठीक है, समझ वगैरह भेजे जाए, ऐसा जनरली नहीं होगा। डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड। डिप्यूट any subordinate magistrate to proceed. And last one, or dispose of the case, otherwise to dispose of the case, disposal। ठीक है, तो ये चार चीजें मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। क्या कि भाई या तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें, या आगे बढ़ जाएं, प्रोसेस इशू कर दें, या अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को प्रोसीड करने के लिए बोल दें, और ही कैन डिस्पोज ऑफ द केस। एक इसमें जजमेंट लिखी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी जजमेंट है। एसएन शर्मा, मेरा भी नाम है प्रथम शर्मा, एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार। इसमें कुछ नहीं कहा गया, बस इसमें इतना कहा गया है कि 157 जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, 157 में पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेट करना है। अब पुलिस वाले को लगता है कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, नेम्ड एफआईआर है, ठीक है, नेम्ड इन्फॉर्मेशन है और सीरियस नहीं है ऑफेंस, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। या फिर दूसरा जो हमने प्रोवाइजो पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं लगती उसको, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत क्या था,
नो सफिशिएंट ग्राउंड, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार ने कहा कि 157 में अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ जो पावर दी है ना कि मजिस्ट्रेट के पास 4 ऑप्शन है, मे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इसका उपयोग मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। तो लेट मी राइट एसएन शर्मा वर्सेस विपिन कुमार 1970 का ये केस। यहाँ बोला गया सेक्शन 159 is primarily meant to give power to the magistrate to direct an investigation where police has decided not to, investigate the case under proviso of section 157 section प्रोवाइजो, वही दो प्रोवाइजो कि भैया क्या नेम्ड है अगर ऑफेंस, नेम्ड है अगर इंफॉर्मेशन, और दूसरा नो ग्राउंड, नो सफिशिएंट ग्राउंड, जिसमें उनको लगता है कि क्या ही इन्वेस्टिगेट करें, नो सफिशिएंट। वे इसके तहत अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब बोल देंगे कि भाई करो, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ा जाए, सेक्शन 160 पर आया जाए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 160 एंड इंटरेस्टिंग सेक्शंस। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाई तैयार हो जाइए, हम एक बहुत बढ़िया सा, अच्छा सा, शानदार सा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। 160 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एंटरटेनिंग सेक्शन। 161 इज ऑल्सो एंटरटेनिंग, धागे खुल जाएंगे साहब, दिमाग खुल जाएगा। 161 then 162 again is a very interesting section. After that 164 comes, that's also very important, and these are the important sections. So 160, police officers power to require attendance of witnesses. अब देखो भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस वाले तो बुलाएंगे विटनेसेस को, आओ भाई बयान दो, भाई लिखा हुआ पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। Any police officer making an investigation under this chapter may, by order in writing, under this chapter, ये बड़ा important है, under this chapter, any police officer making an investigation under this chapter may, by order in writing, क्योंकि जब 202 की इन्वेस्टिगेशन है वो अलग इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे नहीं बुला सकते। तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, एक लिखित में नोटिस जाता है आपके घर पर, आता है कि उसमें पुलिस वाला बोलता है कि भाई आपको आने की जरूरत है क्योंकि आप फैक्ट से अक्विंटेड हैं। तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिम ऑफ एनी पर्सन being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required. प्रोवाइजो, अब यहाँ चार चीज़ें हैं, ठीक है। इस प्रोवाइजो में चार चीज़ें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15, देखो मेल की बात की है पहले, 15 से छोटा मेल या फिर 65 से बड़ा मेल, 15 ईयर्स से छोटा मेल हो या 65 से बड़ा मेल, तो एंड नो मेल अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, या फिर औरत हो गई, विमेन हो, और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, क्या है प्रोवाइजमेंट के लिए? डिसेबल्ड पर्सन।
इन 4 कैटेगरी के लोग लिए 1 2 3 4, मेल हो 15 से छोटा या 65 से बड़ा, 75 से ऊपर, या विमेन हो या मेंटली और फिजिकली, दिमागी और फिजिकली तौर पर डिसेबल्ड पर्सन हो। ठीक है। shall be required to attend at any place, shall be required, no male person से आया, बात चालू हुई है। shall be required to attend any at any place other than the place in which such person or woman resides। तो भाई इनसे कहाँ मिलने जाना है? जहाँ ये रिजाइड करते हैं, जहाँ ये रहते हैं, इनको नहीं बुलाना विटनेस के तौर पर। ठीक है। सेकेंड कह रहा है सबसेक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट प्लेस अदर देन दिस रेजिडेंस। तो देखो 160 इज इजी पीजी, क्या है? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। पुलिस ऑफिसर चाहे तो उन लोगों को बुला सकता है, किन लोगों को? जो फैक्ट से अक्विंटेड है, द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ऑर्डर इन राइटिंग। कैसे बुलाना है? बाय ऑर्डर इन राइटिंग within the limits of his own or any adjoining station, who from the information given or above otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required। बस ये 4 चीजें याद रखना। 15 से छोटा मेल, 65 से ऊपर मेल, विमेन, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, उसको भी उसी के रेजिडेंस को जाके मिलना होगा। नाउ वी कम टू 161। 161, I hope you are enjoying, I hope so। आई रियली लव टीचिंग। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो शायद हम और हंसी मजाक करते और हंसते खेलते पड़ रहे होते, बट इट्स ऑल्सो कूल, इट्स ऑल्सो फाइन। आप सामने बैठे अपने नोट्स बना रहे होंगे, मैं भी अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे भी नोट्स बने हुए हैं। इफ़ आई कुड जस्ट शो यू, तो इसमें हर बात लिखी हुई है, एवरी स्मॉल डिटेल। आपका लेक्चर 1 घंटे का है तो आपको नोट्स बनाते बनाते 1.5 से पौने 2 घंटे उस लेक्चर को कवर करने में लग जाते हैं। ठीक है। एंड इफ इट्स नॉट रिकॉर्डेड, इफ यू डू नॉट वांट टू पॉज इट, देन स्टार्ट राइटिंग इन द मिडल, मीनिंग देयर बाय आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तुरंत लिख लें। तो 161, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। Any police officer making an investigation under this chapter, or any police officer not below such rank as the state government may, by general or special order prescribed in this behalf, acting on the requisition of such officer, requisition you can understand, request kind of, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। पहली बात लिखी हुई है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक, पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो क्या कर सकते हैं? एग्जामिन ओरली, एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, किसी भी इंसान को, एनी पर्सन जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के साथ अक्वाइंटेड है, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ अक्वाइंटेड है। सेकंड, such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। ठीक है, लिखा है जस्ट मिनट। तो भाई ये जो इंसान है, सच पर्सन, एनी पर्सन में ना, ये जो इंसान है, बोला जा रहा है ही इज बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन। बस कौन से नहीं करने, कहाँ ये बच सकता है? जो इसे क्रिमिनेट करते हैं, जो इसे इनक्रिमिनेट करते हैं, जो इसे इनक्रिमिनेट करते हैं, उनको जो है आंसर ना करने से बच सकता है। और कौन से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे? ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस। ये ध्यान रखना, एवरी क्वेश्चन कौन सा, ऑल क्वेश्चन कौन सा भाई? तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस पूछ जाएंगे।
questions related to the case. ठीक है, अच्छा, और क्या बात आपको ध्यान रखनी है साथ ही साथ? द पुलिस ऑफिसर, तो सेकंड तो ये था, सेकंड सबसेक्शन तो ये वाला था. व्हाट इज थर्ड सबसेक्शन? The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement. ये जो oral examination हुआ है साहब, this may be reduced into writing, may be reduced into writing. May be reduced into writing. An officer shall make a separate and true record of, and police officer shall make a separate, अरे important शब्द है ये, a separate record. सेपरेट रिकॉर्ड मतलब वही केस डायरी की बात है. केस डायरी बनेगी साहब 172 वाली, कि भैया इस केस की सेपरेट डायरी है, जनरल डायरी नहीं, इस केस की ये सेपरेट डायरी बन रही है. And if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records. Proviso, provided that statement made under this subsection may also be recorded in audio, video, electric means. फिर क्या बात इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टेटमेंट में, दिस स्टेटमेंट may also be recorded. I hope you are not getting bored. This statement may also be recorded in audio, video, electronic means. In audio, video देखो हम कर रहे हैं ना, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं. ऑडियो भी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ओके, what else? Proviso, provided further that statement of a woman against whom an offence under section 354 and its variants, then section 376 and its variants, and then section 509 of IPC is alleged to have been committed or attempted, shall be recorded by a police officer or any woman officer. So, second proviso क्या कहता है? In case of women related offences, ठीक है, who will record the statement? Women police officer or any women officer. Women police officer or any police officer. Easy peasy, ये हो गया. Section 161 was the heading examination of witnesses by police. ये भी लिख देते नहीं. Examination of witnesses, तुम भी लिख लेना. Examination of witnesses by police, कि जो witnesses को बुलाया गया है उनका examination कैसे होगा? तो कैसे होगा? orally होगा, किसी भी इंसान का होगा, किसका जो facts और circumstances से acquainted है. ये orally examination जो होगा, that may be reduced into writing, and police officer shall make a separate and true record of this. यानी कि इस डायरी में उतारी जाएंगी ये बातें. And this person is bound to answer each and every question related to the case. इस केस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कोई और केस से नहीं. And he is free not to answer the questions which can incriminate him. The words used are which have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture. Do remember this thing, that any person here includes accused as well. Any person here includes accused as well. Includes accused as well. आप accused का भी statement ले सकते हैं.
Okay, so uh, just have a case now. इतना क्लियर है? और नीचे दो प्रोवाइजो और क्या थे कि द स्टेटमेंट में आल्सो बी रिकॉर्डेड इन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इफ द केस इज रिलेटेड टू women related offenses, then women police officer or any women officer, sorry, in लिखा था, any women officer shall record the statements, shall be recorded by a women police officer or any women officer. Okay, write a case. Nara Peddi Raju versus state of Andhra Pradesh 2019. क्या बात कही गई? बात ये कही गई जो बड़ी जरूरी थी, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 एंड FIR under section 154 can not be basis of conviction, in a rape case. 161 के बयान और 154 154 की FIR कैन नॉट बी basis of conviction in a rape case. सी 161 में जो ये जो स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, ये कितने इंपॉर्टेंट है? ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे लेट्स सपोज आप दो दोस्त हैं, ठीक है, आप दो दोस्तों के बीच हो जाए लड़ाई, दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और आपकी हो जाए कुछ लड़ाई. सो व्हाट यू विल डू इज, आप अपने तरफ वालों को बुलाओगे, क्योंकि बताओ इसको सच बताओ, ठीक है. मान लो आप दो दोस्त हो, आपकी लड़ाई हो गई, आप क्लासरूम में हो या प्रिंसिपल के सामने हो, आपने, या भाई बहन हो, जैसे भी हो, और आप किसी तीसरे के सामने पहुंचे जिसको आपको बताना है कि आप सही हो. तो आपने अपने 3 दोस्तों को बुलाया कि बताओ क्या हुआ था हकीकत में और कैसे मैं सही हूँ. यानी आप अपनी टीम वालों को बुला रहे हो. ये जो 161 के बयान है, पुलिस वाले तो लिख रहे हैं भाई, पुलिस वाले लिख रहे हैं ना उन बयानों को. दीज आर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, डिफेंस के नहीं है. दीज आर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, PW बोलते हैं. तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ये प्रोसिक्यूशन साइड के विटनेस की तरह ट्रीट होंगे. तो उन्हीं की मदद से, पुलिस अपने ही विटनेसेस की मदद से, प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेसेस की मदद से कह रहा है कि हाँ भाई इन्होंने ही जुर्म किया है, इन्होंने ही क्राइम किया है. तो इसलिए 161 के जो स्टेटमेंट्स हैं इनको यूज नहीं किया जाता है ऐसे. 162 में हम पढ़ेंगे अभी, इसलिए लिखा हुआ है 161 के जो स्टेटमेंट्स हैं, और 154 की FIR है. 154 की FIR की एविडेंशियरी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज नॉट द एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स कंटेन्ड देयरिन. पर इसलिए इसको भी नहीं. So therefore, these two cannot be the basis of conviction in a rape case. I hope you get it. Just note down 3 more pointers in this, and we'll be completing 161. Just note down: if person legally bound to answer refuses to answer, incorporate this line in your notes. If person legally bound to answer refuses to answer, अगर इंसान legally bound है आंसर करने के लिए और ये आंसर देने से मना कर देता है, then he is punishable under 179 of under section 179 of IPC. And if he does not answer correctly, then he is punishable under section 193 of IPC. 179, 179, and now 193. And the third point I want you to write down is statement of victim who dies before making statement under statement of victim who dies after. It's after making statement under section 161 can be treated as dying declaration under section 32 of Indian Evidence Act.
तो भी विक्टिम का स्टेटमेंट जो 161 में स्टेटमेंट देने के बाद उसकी डेथ हो गई है, it can be treated as dying declaration under section 32 of Indian Evidence Act. I hope you remember this much. I hope आपको समझ आ गया what is 161. एक बार रिवाइज कर लेते हैं what is 161. 161 की हेडिंग थी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस. पुलिस ने जिन विटनेसेस को बुलाया है उनका एग्जामिनेशन करना है. कैसे करना है? ओरली करना है. किसका करना है? किसी भी इंसान का करना है, which includes accused as well. और कौन किसे इंक्लूड करता है? एवरी पर्सन हु इज acquainted with the facts and circumstances of the case, and this person is bound to answer each and every question. If he does not answer, then he is liable under punishable. It is punishable under 179 of IPC. And if he answers wrongly, if he does not answer correctly, then 193 IPC is there to punish him. All right. And what kind of questions would be asked? The questions related to the case only would be asked. What kind of questions he does not need to answer, जो उसको incriminate कर दे. And this oral examination that has been done, it may be reduced into writing. Police officer shall make a separate and a true record of these statements. Separate मतलब केस डायरी वही बनेगी. दो प्रोवाइजो, या तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं ये स्टेटमेंट्स. और अगर वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं तो फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी इन स्टेटमेंट्स को. ठीक है. देन नारा पे डी राजू का केस कि 161 के जो स्टेटमेंट्स हैं, 154 की अगर एफआईआर है, दैट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इन अ रेप केस. आई होप वी आर क्लियर विद 161 examination of witnesses by police. And here comes the most interesting section till now, that is 162. Section 162, statements to police not to be signed, use of statements in evidence. Oh my god, are you ready? क्या तैयार हैं? नहीं है तो हो जाए. मन नहीं कर रहा तो मन को मना लें. कहें मन से कि आज नहीं तो और कब, अब नहीं तो और कब. ठीक है. ये दुनिया भरी पड़ी है साहब. आपका बुरा करने के लिए दुनिया भरी पड़ी है. इस दुनिया में आपकी चिंता कोई भी नहीं करता. कोई भी नहीं करता चिंता. एंड अगर आप अपनी चिंता खुद नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए अपनी चिंता खुद करें. अपने मन से कहें, अपने खुद के दुश्मन ना बने, और अपने मन को समझाएं कि अभी तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अभी तो चालू हुआ है मामला, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, हमें बहुत आगे तक जाना है. और बहुत आगे तक जाना है तो हर चीज़ को डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है. उसका लेक्चर 5 है आज. ऐसे न जाने और कितने लेक्चर्स हम साथ बिताएंगे अगर आप साथ रहते हैं और सीखेंगे साथ. सेक्शन 162. सेक्शन 162, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिवाइज करने में भाई मीम्स बनती है इस पर, सीपीसी और सीआरपीसी पर. तो दैट इसको पढ़ने में तो अलग है, रिवाइज करने के लिए न जाने कितनी रातें बीत जाती हैं. तो आप वो पढ़ रहे हैं. थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा पेशेंस रखें. जिन्होंने धैर्य रखा है, एक विकास सर की एक रील बड़ी वायरल होती है कि जिंदगी में सफल वो होते हैं जो धैर्य रखते हैं. एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट. मैं भी न जाने कितने सालों से कितना पेशेंस रखे हुए हूँ किन किन चीज़ों पर, इन द होप दैट वन डे वी ऑल विल गेट व्हाट वी वांट, व्हाट वी डिजायर. तो सेक्शन 162, स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस. इट सेज no statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter. Listen carefully. No statement made by any person, even accused. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation. In the course of an investigation under this chapter. In the course of an investigation. This is important. देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से, यहाँ सुनो. यानी इस चैप्टर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यानी इस केस से जुड़ी हुई जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है. ठीक है. नाउ एज अ जनरल रूल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स कब? एफआईआर के बाद. एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई. लेकिन
लेकिन मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन देने आया, आपने अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है, आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। आफ्टर ललिता कुमारी केस, इन ललिता कुमारी केस इट वाज इवन सेड कि आप 7 days प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें, ठीक है, एफआईआर लिखने से पहले, बिकॉज एफआईआर इज अ बिग डील। एफआईआर लिखना इज अ बिग डील। तो आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करें कि सच में ऑफेंस हुआ भी कि नहीं हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने अभी एफआईआर नहीं लिखी है और आप तहकीकात करने जा रहे हैं किसी की इन्फॉर्मेशन पर, उस स्पॉट पर जहाँ पे चीज़ें हुई हैं, सो इज इट नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन? क्या ये नहीं है इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन does not mean that the investigation strictly after FIR. Do not read in it in a technical sense. Use the reasonable understanding of law. So, in the course of an investigation here means the investigation related to the inquiry related to this investigation, be it before FIR as well. Okay, so under this chapter, shall, if reduced to writing, be signed by the person. I mean again, no statement made by any person, no statement made by any person to a police officer shall be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at an inquiry or trial or in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. In respect of any offence under the investigation at that time. क्या लिखा हुआ है यहाँ? जो स्टेटमेंट दिया गया है किसी भी इंसान द्वारा, अगर उसको लिखित में लिख लिया जाए पुलिस ऑफिसर द्वारा, और स्टेटमेंट किस बारे में दिया होना चाहिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। तो जब स्टेटमेंट लिया जा रहा था, तो जिस केस से, जिस ऑफेंस के रिलेशन में, जिस केस के रिलेशन में लिया जा रहा था, उस केस से जुड़ा हुआ कोई ट्रायल है अगर, इंक्वायरी है अगर, तो वहां इस स्टेटमेंट को यूज नहीं किया जाएगा, सिवाय उस तरीके के जिस तरीके से अभी आगे मेंशन्ड है। यानी एज अ जनरल रूल you will not allow, you will not use these statements, and neither you will those witnesses will sign them, nor shall any statement whether a police diary, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement record be used for any purpose। ठीक है, ऊपर लिखा है नो सच स्टेटमेंट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। तो ना साइन करवाया जाएगा उस इंसान से जो स्टेटमेंट दे रहा है, ना उस स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। हाँ, किसी और केस में, किसी और ऑफेंस में यूज कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो समझना है। किसी और केस में, किसी और ऑफेंस में यूज कर सकते हो, पर इस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस के लिए वो स्टेटमेंट लिया गया था, यू विल नॉट यूज देम देयर। कैसे करना है यूज, वो भी आगे बताया गया है। Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing, as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution। सुनो, अब कैसे यूज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। देखो, दो चीजें हैं। अक्यूज्ड यूज कर सकता है खुद बचने के लिए, कि भाई पुलिस वाले तेरा विटनेस है पर बात मेरे हक की कर रहा है, तो देख डिफेंस मेरा हुआ। तो दिस इज हाउ अक्यूज कैन यूज। और प्रोसिक्यूशन कैसे यूज कर सकता है अभी देखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, मैंने लास्ट में पढ़ा, मे बी यूज बाय द अक्यूज एंड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन। यानी प्रोसिक्यूशन को चाहिए परमिशन यूज करने की। If prosecution wants to use these statements somehow, जो कैसे हैं वो पढ़ेंगे, तो prosecution को लगेगी permission, but accused does not require any kind of permission from the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of Indian Evidence Act, and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of। ठीक है,
तो अक्यूज तो अपने डिफेंस में यूज कर सकता है बिना किसी परमिशन के, और प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है टू कॉन्ट्राडिक्ट, बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए विटनेस को, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, प्रोसिक्यूशन को क्यों जरूरत पड़ेगी भाई कॉन्ट्राडिक्ट करने की, तो बहुत बार हॉस्टाइल हो जाते हैं विटनेस, अपनी बात से मुकर जाते हैं, उसके लिए बोला जा रहा है टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। ठीक है, और अगर ऐसे यूज किया जाए, एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज यूज्ड एंड पार्ट देयरऑफ may also be used in the re-examination of such witness, तो re-examination में भी अगर अभी यूज किया जा रहा है, जिस तरह से पीछे बात की गई, तो re-examination में भी उसको यूज किया जा सकता है, but for the purpose of only explaining any matter referred to in his cross examination। ठीक है, जस्ट तो आपको क्या समझना है कि 161 में क्या प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है स्टेटमेंट्स को? 162 याद रखिएगा, 162 क्या लगा रहा है? प्रोहिबिशन लगा रहा है। 162 क्या लगा रहा है? प्रोहिबिशन लगा रहा है। किन पर? स्टेटमेंट्स पर। कौन से स्टेटमेंट्स पर? स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161। 161 के जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर रोक लगाता है 162, और रोक क्या लगाता है कि ये स्टेटमेंट्स को यूज नहीं किया जा सकता। रोक क्या लगाता है? एक तो पहली बात, साइन नहीं किया करवाया जाएगा, दूसरी बात यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहली बात साइन नहीं किया जाएगा, दूसरा यूज नहीं किया जाएगा किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में। उसके बाद कैसे यूज किया जाएगा? फिर अगर यूज किया भी जाएगा तो अक्यूज यूज कर सकता है, या अक्यूज यूज कर सकता है, या प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है। अक्यूज को परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। खुश की बात है क्या? अरे वो पहले से ही बड़ा दुखी है, मैं अक्यूज हूँ और उसको और दुखी क्यों करना, तो राहत है उसके लिए थोड़ी, तो मैं परमिशन की जरूरत नहीं। प्रोसिक्यूशन नीड्स परमिशन, प्रोसिक्यूशन नीड्स परमिशन किस चीज़ के लिए? टू कॉन्ट्रडिक्ट। दोनों ही क्या करेंगे? कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। किसे? विटनेस को। अक्यूज ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया विटनेस को तो खुश, अब प्रोसिक्यूशन को नौबत आ रही है कॉन्ट्रडिक्ट करने की, तो वो वैसे ही उदास होगा कि भाई हमारा ही विटनेस है, हम ही उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और कब ये सिचुएशन अराइज हो सकती है? व्हेन ही गोज बैक ऑन हिज ओन वर्ड्स, हॉस्टाइल हो जाए अगर विटनेस, पैसे पैसे ले ले, कुछ भी, किसी भी रीजन की वजह से। देन सबसेक्शन 2, nothing in this section shall be deemed to apply to any statement. Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause 1 of section 32 of Indian Evidence Act, or to affect any, or to affect the provisions of section 27 of that. क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई दो एक्सेप्शंस हैं। पहला, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट का, देयर इज डाइंग डिक्लेरेशन, एंड सेकंड एक्सेप्शन इज सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, डिस्कवरी स्टेटमेंट। याद हो तो हमने शायद इसके बारे में बात की, डिस्कवरी स्टेटमेंट कि एक तो डाइंग डिक्लेरेशन के केस में कि इंसान जब मरता है ना तो झूठ बोलते हुए नहीं मरता, एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट कि अगर कुछ डिस्कवरी, अक्यूज ने कोई स्टेटमेंट दिया है एंड उससे कुछ हुई है डिस्कवरी, वेरासिटी प्रूव कर दी है उसने अपने स्टेटमेंट की, तो अब इनको यूज किया जा सकता है, अब पुलिस इनको यूज कर सकती है। Explanation says an omission to state a fact or circumstance in the statement referred in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant or otherwise. अच्छा, omission significant है, omission अगर है that may amount to contradiction। ये क्या कह रहा है? सब ये जो दो sections हैं, ये क्या बात कहना चाह रहे हैं
Section 32(1), a person has given statement and he has died. So when he is no more there, his statement can not be contradicted or corroborated. तो इंसान चला ही गया, ना ही कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो उसको, ना ही corroborate कर सकते हो उसके स्टेटमेंट से। अब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन को क्योंकि सच माना जा रहा है, यानी विटनेस ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया था उसको सच मान लिया जा रहा है, अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे डिस्कवरी स्टेटमेंट अगर पुलिस को दिया गया है और उससे कुछ चीज़ डिस्कवर हो गई है, तो फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट को भी कोर्ट में यूज किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के फेवर में। ये कहना चाह रहा, दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। एंड लास्ट में जो है बोला जा रहा है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को ओमिट कर दिया गया है, तो दैट मे अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन इफ द सेम अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs, and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact. ठीक है। Explanation of to section 162 provides that significant omission of any fact would be considered to be contradiction, and any omission is contradiction in the particular context shall be a question of fact. यानी अगर मान लीजिए अक्यूज को कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करवाना है किसी बात से, इन स्टेटमेंट्स को, इन विटनेसेस को, तो फिर उस चीज़ के लिए जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो बता रखा है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ दिया, मान लीजिए नाम पता था उसको पर नाम नहीं बताया, ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट अगर ओमिशन किया है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, देन कम सेक्शन 163, दैट्स एंड विद सेक्शन 163 आज का लेक्चर। एंड 163 के बाद से हम कल चालू करेंगे 163 is easy peasy, no TIP to be offered, no inducement to be offered, no police officer or other person in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise। भाई स्टेटमेंट लेने के लिए कोई भी थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ अगर वॉलंटरी वो दे रहा है तो दैट विल बी अलाउड, बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन or otherwise any person from making in the course of an investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। तो भाई वॉलंटरी को दे रहा है तो देने दो, टीआईपी यूज नहीं कर रहा है उससे स्टेटमेंट्स निकलवाने के लिए। That is section 163 and that's all for today's lecture। I hope हमने जितना पढ़ा है अच्छे से आपको समझ आ गया हो। अब्सॉर्ब आज की क्लास, ठीक है, रिवाइज आज की क्लास। सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट क्लास, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर 6 गाइस, बाय बाय।